मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ है? क्यों भगवान जी, क्यों? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। आखिर ऐसा क्या खाया मैंने और ऐसे कौन से केमिकल के कांटेक्ट में आ गई मैं, जिससे मेरा पूरा बदन गोरे से अचानक काला पड़ गया। देख मेरा बहू, अब टीवी सीरियल की बहू की तरह मंदिर के सामने बैठकर रोने बिलखने से तेरी खोई हुई सुंदरता वापस नहीं लौटने वाली। इसलिए जो हुआ है उसका स्वीकार कर और धैर्य रखकर अपने जीवन में आगे बढ़। हाँ बहू, वसुंधरा बिल्कुल सही कह रही है। ये वक्त रोने का नहीं है। अब मीरा को ना चाहते हुए भी घर में ही रहना पड़ता है। अचानक से हुए इस हादसे का सदमा उसके दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ देता है। वो दिन रात उदास रहने लगती है। ये देखो मीरा, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। तुम्हारे पसंदीदा बुढ़िया के बाल। ओफो अनुराग, ये कैंडी फ्लॉस होता है। कुछ भी कहते हो तुम भी। अरे हाँ बाबा, वही। अब चलो, जल्दी से खा लो इसे और अच्छी सी स्माइल दे दो। अरे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए मैं तरस गया हूँ। इसे यहीं पर रख दो अनुराग, मैं इसे बाद में खा लूंगी। और लाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे ये भला क्या बात हुई मीरा? इस तरह से उदास कौन रहता है? देखो, तुम जैसे भी हो बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी सुंदरता ढल जाने के बाद में तुम्हें सबने छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों ने नहीं। अरे हम सब है तुम्हारे साथ, क्योंकि हम तुमसे ढेर सारा प्यार करते हैं। अब घर वाले मीरा के प्रति कुछ ज्यादा ही अच्छा बर्ताव करने लगते हैं। ये सब अचानक से इतने अच्छे क्यों हो गए हैं? होंगे भी क्यों नहीं। ये सब तो यही चाहते थे कि मैं काम धाम छोड़कर घर पर ही बैठ जाऊं। अच्छा खासा करियर जा रहा था मेरा, जिससे मैं अपने सपने भी साकार कर पा रही थी और साथ ही अपने मम्मी डैडी का भी ख्याल रख पा रही थी। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। कभी कुछ ठीक होगा कि नहीं। हे भगवान, अरे तू यहाँ बैठकर बस अकेले में ही खुद से बातें करती रहेगी क्या? ये देख, सारा खाना जल रहा है। गैस की आंच कम कर जरा। ओह नो, सॉरी माँ जी, वो मैं किसी सोच में पड़ गई थी ना, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। चल कोई बात नहीं, अब जो हुआ उसी को लेकर मत बैठ, क्योंकि इसका असर तेरे कामों पर पड़ रहा है। और अब तो नौकरानी भी नहीं आती ना यहाँ पर, इसीलिए सारे काम तुझे ही संभालने हैं। पता है ना तुझे? जी माँ जी, पता ही मुझे। फिर एक दिन जब मीरा बाहर सामान लेने गई होती है, तब वो घर जल्दी लौटती है और घर के बाहर से ही वो अंदर की सारी बातें सुन लेती है। ये तो बहुत अच्छा हो गया जो हमारी चाल कामयाब हो गई और मीरा अब हमेशा हमेशा के लिए घर पर ही बैठ गई। जरा धीरे बोलो वसुंधरा, दीवारों के भी कान होते हैं। और मीरा बहू को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि उसके खाने में वो दवाई हम लोगों ने ही डाली थी, जिससे रातों रात उसका पूरा बदन काला पड़ गया। हाँ माँ, गलती से भी उसे इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। बहुत उड़ रही थी ना वो, उसे तो मुझसे आगे जाना था। अपने पैसे दिखाकर हम लोगों को वो नीचा दिखा रही थी, लेकिन अब सब कुछ एकदम चकनाचूर हो चुका है। अरे हमें तो सिर्फ एक काम करने वाली बहू चाहिए, फिर वो चाहे गोरी हो या काली हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तो बात बात में उस पर बहुत गुस्सा आता था, जिस तरह से वो रुबाब में शूटिंग पर जाया करती थी। पर अब देखो कैसे बेचारी अबला नारी बनकर घर के काम कर रही है। वो तो उसी लायक है माँ, उसे तो घर में ही बैठने दो। घर वालों की सच्चाई जानने के बाद मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो पार्क में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन काफी समय रोने के बाद वो अपने आंसू पोंछकर एक प्रण लेती है। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे इन तीनों से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने मुझसे ना सिर्फ मेरा रंग छीना है, बल्कि मेरा काम, मेरे सपने, मेरा अभिमान, मेरा मान सम्मान, मेरी खुशियाँ, सब कुछ छीना है इन्होंने मुझसे। लेकिन अब देखना,
ये काली बहू अपना बदला कैसे लेती हैं? मेरी इस प्रतिशोध की आग में उन निर्दयी ससुराल वालों को मैं जला के ही रहूंगी। फिर अगले दिन मीरा घर के सारे काम छोड़कर तैयार होकर वो घर के बाहर जाने लगती हैं। और तभी, अरे ओ निकम्मी, इतनी सज धज कर कहाँ चली तू? मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ माँ जी। अरे तू पगला गई है क्या? तुझ जैसी काली कलूटी को कौन काम देने वाला है? अपने हीरोइन बनने का सपना छोड़ दे मीरा। अरे अब तो तुझे कोई भाव तक नहीं देने वाला। तेरा करियर खत्म हो चुका है। ऐसी आपकी सोच है माँ जी, लेकिन आज भी काले एक्ट्रेस के लिए बहुत अच्छे अच्छे रोल्स होते हैं। अरे एक्ट्रेस को हायर करना सिर्फ उनकी सुंदरता पर निर्भर नहीं होता, उनकी एक्टिंग स्किल्स भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अरे अपना भाषण बंद कर। ओए तू मुझे पहले ये बता कि अब घर के सारे काम कौन करेगा? तू तो बाहर ठुमक ठुमक के निकल पड़ी ऑडिशन देने, लेकिन दोपहर का खाना कौन बनाएगा? आज परिमल जी और अनुराग दोनों को छुट्टी है, तो वो दोनों भी घर पर ही हैं। इसीलिए उनके लिए कुछ अच्छा सा पकाना होगा ना। इसीलिए जा, अंदर जाके खाना पका, फिर उसके बाद मुंह उठाकर जहां जाना है वहां चली जाना। नहीं माँ जी, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है। अरे आज के सारे काम आप ही कर लीजिए, फिर चाहे वो खाना हो या घर की साफ सफाई हो। एक दिन के लिए आप काम करोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। जा रही हूँ मैं। क्या कहा? अरे रुक जा बहू, कमाल है, इसका रवैया एकदम बदल कैसे गया? कल तो ये एकदम बेचारी लग रही थी, तो फिर आज वापस इसमें ऐसी कौन सी शक्ति लौट आई? फिर मीरा के जाने के बाद वसुंधरा को ही सारे काम करने पड़ते हैं, जिस कारण वो काफी परेशान हो जाती है। फिर शाम होने पर जब मीरा वापस घर लौटती है, तभी क्यों, क्या हुआ? हो गई क्या सिलेक्ट? नहीं ना, बड़ी आई ऑडिशन देने वाली। बस कीजिए माँ जी, एक ऑडिशन में मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो क्या हो गया? अभी तो मुझे ऐसे कई सारे ऑडिशन देने हैं और मुझे अच्छे से पता है कि किसी न किसी जगह मेरे लिए काम जरूर होगा। इसीलिए मैं हिम्मत नहीं हारने वाली। मैं अपने आप को फिर से उस मुकाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी। अरे छोटी सोच नहीं है मेरी, बहुत बड़ी सोच है और बड़े बड़े सपने भी हैं मेरे, जिन्हें मैं पूरा करके ही रहूंगी। फिर रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना आ जाए, मुझे उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा की बातें सुनकर घर में सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। फिर एक रोज जब अनुराग 4 रातें जागकर एक बहुत ही जरूरी प्रेजेंटेशन बनाता है, तभी मेरे पति देव ने तो ये प्रेजेंटेशन बड़ी मेहनत से बनाया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं इसे डिलीट करने वाली हूँ। और जब वो कल मीटिंग में जाएगा, तभी इस ब्लैंक पीपीटी को देखकर उसकी इतनी पूरी तरह बेइज्जती होगी कि वो कभी सोच भी नहीं पाएगा। फिर अगले दिन जब मीटिंग में सबके सामने वो ब्लैंक फाइल ओपन होती है, तभी अनुराग का बॉस उसे खूब सुनाता है। फिर घर आने के बाद, हे भगवान, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। सुबह एक बार सारा प्रेजेंटेशन चेक करके लेते ना। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था पापा, और मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रहा कितनी मेहनत से बनाया था मैंने वो प्रेजेंटेशन, और अचानक से वो लैपटॉप से डिलीट कैसे हो गया? अरे ये लैपटॉप, फ्रिज, एसी वगैरह जितने फायदेमंद हैं, उतने ही ये आइटम धोखेबाज भी होते हैं। कब बिगड़कर धोखा देगे कोई बता नहीं सकता। अब तू ही देख, तूने 4 रातें जागकर कमर तोड़ मेहनत की, लेकिन अंत में जब तुझे वो प्रेजेंटेशन दिखाना था, तब वो फाइल ही डिलीट हो गई। अरे मुझे तो ये लगता है कि किसी न किसी बटन के नीचे वो दब गया होगा, या फिर इस नालायक लैपटॉप को अचानक से झटका आया होगा, इसीलिए अपने आप ही इतनी जरूरी फाइल डिलीट हो गई। अरे आग लगे तेरे इस लैपटॉप को। हाँ माँ, अरे अब तो उसे आग ही लगा दो, क्योंकि मैंने सर से बहुत मिन्नतें की कि वो मुझे काम से ना निकाले, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। और उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस बात पर पूरा ध्यान देंगे
कि आगे मुझे कहीं भी नौकरी ना मिले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी माँ, और मेरी वजह से वो डील खराब हो गई। उनकी सारी बातें मीरा चुपके से सुन लेती है। वाह, ये देखकर तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अरे तुम लोगों ने तो मेरा करियर बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। ऐसे ही एक एक करके मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। फिर रात में जब रजनी मीरा को कॉल करती है, तभी अरे क्या हुआ है बेटा? कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तेरी आवाज बड़ी अलग अलग सी आ रही है, जैसे कि तू अंदर से बहुत दुखी हो। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस ऐसे ही। अब मेरा इतना अच्छा खासा करियर खत्म हो चुका है, तो इस बात का दुख तो होगा ही ना माँ। मैं समझ सकती हूँ मेरी लाडो, लेकिन अब जो हो गया उसे कोसकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि इसके अलावा भी तू मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं नहीं, मैं मम्मी को कुछ भी नहीं बता सकती कि मेरे काले होने के पीछे मेरे इन पापी ससुराल वालों का हाथ है, क्योंकि मैंने अगर इन्हें बता दिया तो ये दोनों खामखा चिंता में पड़ जाएंगे। और अब जो कुछ भी इन्हें बताना है वो तो मैं मेरा बदला पूरा होने के बाद ही बताऊंगी। अरे नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं छुपा रही मैं। क्या अब भी कुछ भी सोचती रहती हो? ठीक है बेटा, अगर तू इतना कह रही है तो यही होगा। ऐसे ही एक रोज जब वसुंधरा परिमल की दवाइयाँ उसके ट्रे में रखकर जाती हैं, तो उन्हें मीरा एक्सपायरी डेट वाली दवाइयों से बदल देती है, जिन्हें खाने से परिमल अपाहिज हो जाता है। एक नंबर की नालायक औरत हो तुम। अरे एक काम नहीं होता तुमसे। जरा देखो मुझे, मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लेकिन परिमल जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, दवाइयाँ तो एकदम सही से थी, तो फिर ऐन वक्त पर ऐसे अलग कैसी हो सकती है? मेरा यकीन कीजिए, ये एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ मैंने लाई ही नहीं। अरे चुप रहो, एक तो तुम्हारी गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है, और खबरदार जो आइंदा से ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें सीधे तुम्हारे मायके भिजवा दूंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। समझी कि नहीं? जी समझ गई मैं। मीरा उनकी बातें चुपके से सुन लेती है। लड़ो और लड़ो। मुझे पहले से पता था कि पापा जी का रिएक्शन कुछ इसी तरह से होगा। मैंने ही उनकी दवाइयाँ बदली और इस बात का खासकर ध्यान रखा कि वो दवाइयाँ उन पर उल्टा असर करें। अरे आप लोगों की वजह से मेरा करियर छूटा है। इतनी सुंदर से बदसूरत बन गई मैं तो तुम लोगों को इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद मीरा को एक फिल्म ऑफर होती है। कांग्रेचुलेशंस मीरा। थैंक्स अनुराग। लेकिन क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? पापा जी को लेकर तुम डॉक्टर के पास गए थे ना, तो क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर ने ये कहा कि पापा अब जीवन भर के लिए ऐसे ही रहेंगे। वो अब हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गए हैं मीरा। क्या? हाँ मीरा, पहले तो हमें लगा कि ये नॉर्मल सा दर्द है और इसीलिए उन्हें इतनी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये सब तो दवाइयों का रिएक्शन है, जो दवाइयाँ उन्होंने माँ की लापरवाही के कारण खाई थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मानो हमारे घर को किसी की नजर लग गई हो। एक के बाद एक गलत चीजें हो रही हैं। वही तो। लेकिन मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही हूँ। मेरे साथ गलत करने का अंजाम अब वो बुढ़ा परिमल जिंदगी भर भुगतेगा। क्या सोच रही हो मीरा? तुम प्लीज ये फिल्म साइन कर लो ना, ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो जाए। अब तो मेरी भी नौकरी जा चुकी है, और अब इससे पहले कि हमारे खाने के लाले पड़ जाए, प्लीज तुम ही संभालो सब कुछ। वैसे मैं भी नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे इतने खराब रिव्यू दिए हैं कि मुझे तो कोई नौकरी दे ही नहीं रहा। तुम फिक्र मत करो अनुराग, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। सॉरी अनुराग, अब तो मैं सब कुछ बिगाड़ने वाली हूँ। तुम तो बस देखते ही जाओ। ऐसे ही मीरा कुछ न कुछ करके घर वालों को तंग किया करती हैं। और फिर एक सुबह, अरे नहीं, ये क्या हो गया तुझे अनुराग? पता नहीं माँ, मैं पूरी तरह से काला कैसे पड़ गया। ये सब कैसे हुआ मीरा?
अरे तुम तो रात भर उसी के साथ थे ना, तो रातों रात हमारा इतना गोरा बेटा काला कैसे हो गया? ठीक उसी तरह जिस तरह से आप लोगों ने मुझे काला किया था पापा जी। क्या? अरे आप लोगों को क्या लगा आप सब मेरी नाक के नीचे मेरे साथ इतना गलत करोगे और मुझे कभी कुछ पता भी नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल चुका है। उस दिन जब मैं बाहर गई थी तब मैं जल्दी आ चुकी थी और मैंने दरवाजे के बाहर खड़े रहकर आप तीनों के बीच हो रही सारी बातें सुन ली थी। क्या? हाँ माँ जी। और क्या गलती थी मेरी? हमेशा आप तीनों को मैंने इतना प्यार किया, आपकी खुशियों का ध्यान रखा और आप तीनों ने गुस्सा जलन और काम करने के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। इसीलिए मैंने भी आप तीनों के साथ वही किया और आपके बेटे को काला कर दिया मैंने, जो आप तीनों ने मेरे साथ किया था। और अब मेरा बदला पूरा होता है और अब से मैं आप सबके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। क्या? अरे लेकिन कहाँ जा रही है तू? रुक जाओ बहू, कहीं नहीं जाओगी तुम। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे के साथ ऐसा करने की? अरे मैंने सिर्फ आपके बेटे के साथ ही नहीं बल्कि आपके साथ भी वही किया है। ये जो आप अपाहिज हो गए हो ना, वो केवल मेरी वजह से। और आपके बेटे की जो नौकरी चली गई है ना, वो भी केवल मेरी वजह से ही गई है। और आइंदा से मुझसे आवाज नीचे करके बात करना, क्योंकि मैं तुम तीनों से नहीं डरने वाली और ना ही तुम तीनों मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। और खबरदार, जो मुझे यहाँ से जाने से रोक दिया तो, अरे अभी तो मैंने केवल थोड़ा ही बर्बाद किया है, लेकिन अगर मुझे आप लोगों ने रोक दिया तो मैं आप लोगों को पूरी तरह बर्बाद करके रख दूंगी। अरे एक बेकसूर के साथ इतना बड़ा अपराध किया है आपने, जिसकी सजा मैंने तो आप लोगों को दे ही दी है, लेकिन साथ में उसकी सजा ऊपर वाला भी देगा। और आज तक मैंने इतना कमा कर रखा है कि मैं अपने मम्मी डैडी के साथ खुशी से बैठकर खा सकती हूँ। एंड यू नो व्हाट, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है, जो अनुराग को पहले से पता है कि मुझे एक बहुत ही बड़ी फिल्म ऑफर हुई है, जिसमें एक काली सुंदर लड़की की जरूरत थी। और ये फिल्म मुझे बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर ने ऑफर की है, जिसकी हर फिल्म 100 करोड़ से भी ऊपर की कमाई करती है। क्या? हाँ माँ जी, आप तीनों ने मेरी उड़ान रोकी थी ना, लेकिन अब तो मैं ऐसी उड़ान भरूंगी, उसके बारे में तुम तीनों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपना बदलाव पूरा करके और उन तीनों को करारा जवाब देकर मीरा अपने मम्मी डैडी के साथ शिफ्ट हो जाती है और वो आगे जाकर एक बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार बनती है। वही उसके ससुराल वाले जिंदगी भर पछताते रहते हैं। क्या हुआ विकास, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? बोलो कुछ। तभी कमरे में शोभा भी आती है। ये सब क्या हो रहा है और तू इतना शोर क्यों मचा रही है बहू? बाहर तक आवाज आ रही है तेरी। अब आप भी देख लो माँ, बहू तो बहू ही होती है, लेकिन भाभी तो हमारे सिर पर बैठना चाहती है। अरे अभी मैं इनके कमरे में क्या आ गई? भाभी तो इतनी सी बात का बतंगड़ बना रही है और भैया को बोला है कि वो हम दोनों में से एक को चुने। अब आप ही बताओ, ये भी कोई बात हुई क्या? ये सब क्या चल रहा है बहू? अरे मेरे पति तो पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं और अब तो मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करना चाहती है क्या? अरे हम दोनों माँ बेटी को विकास का ही तो सहारा है। प्लीज माँ जी, अब आप ना ये रोना धोना बंद करो। मेरे लिए भी बस विकास ही सहारा है। अरे आप दोनों माँ बेटी को तो ये नजर ही नहीं आता। 2 मिनट अगर मैं विकास के साथ कहीं बैठ जाऊं, कहीं बाहर चली जाऊं या फिर उससे कोई बात करने लगूं, तो कोई ना कोई कबाब में हड्डी बनने आ ही जाता है, जैसे कि मैं विकास की कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है बहू, अगर ऐसी ही बात है तो यही सही। देख विकास बेटा, हमारे लिए तो जो है वो बस तू ही है, और अगर तुझे अपने पत्नी के साथ रहना है तो चले जा। हम तो तुझे दूर रहकर भी प्यार ही देंगे। अरे आप लोगों ने ये क्या जिद लगा के रखी है? और पूजा, तुम भी थोड़ा समझो ना। बस हमें अकेले में समय नहीं मिल रहा, हर कोई कबाब में हड्डी बन रहा है, और बस इतनी सी वजह से तुम रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो?
ये तो बहुत गलत बात है ना। अरे ये कोई इतनी सी बात नहीं है विकास, और ये बात कोई पहली बार भी नहीं हो रही। मैंने खुद इन दोनों को बार बार समझाया है, और ये दोनों मेरी सारी बातें अनदेखी कर देती हैं। लेकिन मैं इसे बार बार सहन नहीं कर सकती। अरे मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझे भी बुरा लगता है। अरे शादी करके इस घर में मैं तुम्हारे भरोसे आई हूँ। लड़की के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, और मुझे अपने पति के साथ ही थोड़ा समय बिताने के लिए इतना सारा इंतजार करना पड़ता है। देखिए भैया, अब आप ही बता दो, क्योंकि अगर मैं और माँ कुछ कहने चाहेंगे तो इन्हें हमारी बात बुरी लग सकती है, और मैं भी ऐसे नहीं रह सकती विकास। और अब भी अगर तुम अपने परिवार को ही चुनोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आई एम सॉरी पूजा, मेरे परिवार के लिए तो मैं ही हूँ, और अगर मैं ही तुम्हारे साथ चला गया तो इन लोगों का क्या होगा? इन्हें कौन देखेगा? इसका मतलब साफ है कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना है ना, तो ठीक है, रहो। मैं ही चली जाती हूँ, लेकिन मेरी बस एक बात ध्यान रखना, हमारा ये रिश्ता बस तुम्हारे परिवार की वजह से टूट रहा है। मैं इस घर की बहू तो बन गई, शाहरुख की भाभी भी बन गई, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनने का मौका मुझे कभी नहीं मिला। इतना कहकर पूजा अपने मायके चली जाती है। अरे इसका तो दूसरा घर भी है, इसकी माँ है, लेकिन हमारे पास तेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अच्छा हुआ जो तू बहू के साथ नहीं गया, आज का दिन ही खराब है। कोई बात नहीं माँ, हम किसी और की वजह से अपना दिन खराब क्यों करें? पूजा की कमी विकास को काफी खलती है, इसीलिए वो उसे फोन लगाता है। प्लीज पूजा, वापस आ जाओ ना तुम, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। अरे मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, और तुम गुस्से में मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? तभी कमरे में चारू आती है और वो विकास से फोन छीन लेती है। ये आप क्या कर रहे हो भैया? इस घटिया औरत से आप अब भी बात कर रहे हो? जबान संभाल कर बात कर चारू, छोटी है तो छोटी की तरह ही रहे। अरे वो औरत अब तेरी भाभी है, वो तो केवल घर छोड़कर गई है, मेरी जिंदगी से नहीं, समझी कि नहीं? अरे कैसी भाभी? वो तो खुद आपको और इस परिवार को छोड़कर गई है। हमने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा था, और आप हो कि अब भी उसके पीछे पागल हो। थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो भैया। वो मेरी पत्नी है और मैंने अपने परिवार को चुना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम लोग सही हो। अब जाओ मेरे कमरे से, मुझे तुमसे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी। और हाँ, अगली बार से मेरे कमरे में ऐसे ही मत आना। दिन यूं ही निकल रहे थे और विकास का अकेलापन और उसकी उदासी घर में सबको दिख रही थी। अरे विकास बेटा, आज तो मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, चल ना बेटा, साथ में खाना खाते हैं। नहीं माँ, मैंने बाहर ही खाना खा लिया है, घर में तो मेरे गले से निवाला तक नहीं उतरता। अब दोनों ही खा लीजिए। तुझे क्या हो गया है बेटा? ना तो तू हमारे साथ बैठता है, ना ही हमसे कोई बात करता है। अरे जिसे तेरी कदर ही नहीं है वो चली गई है, और एक तू है जो उसकी वजह से अपने परिवार वालों को सजा दे रहा है। अरे मैं होता कौन हूं जो किसी को भी सजा दे दूं? और वैसे भी आपको जो चाहिए था वही हुआ ना। देख बेटा, तुझे ऐसे उदास परेशान देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम तेरा दुख समझ रहे हैं, लेकिन वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। अरे उसे तो अपने ससुराल वालों की कुछ पड़ी ही नहीं थी। शादी ऐसे ही नहीं चलती बेटा, थोड़ा झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है। लेकिन वो लड़की तो बस अपनी ही मनमानी करती थी, नालायक कही की। बस माँ, अगर आज आप मुझे समझ पाती तो मुझे इतनी तकलीफ कभी नहीं होती। पर कोई बात नहीं, अब मेरे बोलने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप लोग खाना खा लीजिए। विकास को ऐसे निराश देखकर माँ बेटी को पूजा पर अब और गुस्सा आने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब पूजा विकास को फोन करती है, तभी अरे अब मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है तू?
तूने तो अपनी मनमानी कर ली ना, और ये घर छोड़कर चली गई तू। तो अब मेरे बेटे की जिंदगी से तू क्यों नहीं जा रही? ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे तेरी चालाकियां मैं अच्छे से समझ रही हूँ। यहाँ रहते हुए भी मेरे बेटे की तू कान भर रही थी, लेकिन उसने तेरी नहीं सुनी और इसीलिए तू चली गई। पर अब जब वो तुझे मनाने के लिए नहीं आया तो तू उसे फोन करके परेशान कर रही है। अरे मेरे बेटे को अब बख्श दे तू। उसकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे क्यों तुली हुई है तू? अब और क्या चाहिए तुझे? तभी वहां पर विकास आता है और वो अपनी माँ के हाथ से फोन छीन लेता है। ये आप क्या कर रही हो माँ? बिना बात की पूजा को इतना क्यों सुना रही हो? अरे सुनाऊं नहीं तो और क्या करूं मैं? एक तो उसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऊपर से अब भी उस कलमुही को चैन नहीं मिल रहा। बार बार तुझे फोन कर रही है। अरे अब इसे तुझसे क्या लेना है? बस करो माँ, उसने मुझे कोई फोन नहीं किया, बल्कि मैंने ही किया था उसे फोन। शायद उस वक्त पूजा काम कर रही होगी, इसीलिए उसने कहा था कि बाद में बात करेंगे। और अब जब उसका फोन आया तो आप उसे सुनाने लगी हो। अरे चैन तो आप लोगों को नहीं मिल रहा। अरे आप लोगों से परेशान होकर ही वो चली गई है इस घर से, लेकिन फिर भी आप उसका पीछा नहीं छोड़ रही। अब भी उसे इतनी खरी खोटी सुना रही हो। अरे तेरी जिंदगी बर्बाद करके वो कभी खुश नहीं रहेगी, देख लेना तू। बस माँ, अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे मामलों में दखल ना दे। कई दिनों से विकास ना तो ठीक से खाना खाता है, ना ही बाहर किसी से वो मिलने चाहता है, जिस कारण विकास की तबीयत अब खराब होने लगती है। हे भगवान, विकास की तो कितनी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो वहां जा भी नहीं सकती, और चारू और माँ जी मुझे अंदर भी नहीं आने देंगे। लेकिन मैं विकास को ऐसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती। एक काम करती हूँ, अपने हाथ की बनी खिचड़ी भेज देती हूँ उसे। वो विकास को बहुत पसंद है, साथ में दवाई भी दे दूंगी। फिर पूजा विकास के लिए खाना और दवाई भेज देती है। हेलो विकास, मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी और दवाई भिजवाई है, तो खिचड़ी खाकर याद से दवाई ले लेना। वैसे तो तुम मुझसे अलग रह रही हो, लेकिन अब भी तुम्हें मेरी कितनी चिंता हो रही है। अरे चिंता तो होगी ही ना, पति हो तुम मेरे। हाँ मैं गुस्सा हूँ और नहीं मानने वाली अब, लेकिन अगर तुम तकलीफ में रहोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, अगर किसी और चीज की जरूरत लगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं भिजवा दूंगी। शाम में तुम्हारी गली के बाहर भी आ जाऊंगी, तो हम साथ में डॉक्टर के पास चलेंगे। पूजा का इतना प्यार देखकर विकास को अब उम्मीद मिलती है, और उसी उम्मीद के सहारे अब विकास की तबीयत ठीक होने लगती है। फिर एक शाम जब विकास ऑफिस से घर लौटता है, तभी इस लड़की की फोटो देख बेटा, कैसी लग रही है? ना एकदम सुंदर। ठीक ही है माँ, लेकिन आप मुझे इसकी फोटो क्यों दिखा रही हो? कौन है ये लड़की? अरे भैया, अब आप उस लड़की की वजह से अपनी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करोगे। आज नहीं तो कल आपको दोबारा शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, इसीलिए हम आपके लिए लड़की देख रहे हैं। माँ और मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी। अब आप भी बता दो कि आपको ये लड़की कैसी लगी। अरे बंद करो ये तमाशा, मुझे किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी, पर मैं अब भी पूजा से ही प्यार करता हूँ। और पूजा ने सही कहा था कि आप लोग तो कबाब में हड्डी हो। अरे वो तो बस मेरा थोड़ा समय चाहती थी, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं उसको मेरा समय भी नहीं दे पाता था। लेकिन अब मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे दे चुका हूँ, तो क्या हुआ? अगर वो यहाँ पर नहीं है, मैं उससे अब भी प्यार करता हूँ। लेकिन विकास बेटा, वो लड़की अच्छी नहीं है, तो तू अपना समय उसके पीछे बर्बाद क्यों कर रहा है? अरे अच्छे तो आप लोग नहीं हो पूजा के लिए। उस बेचारी ने तो एडजस्ट करने की कितनी कोशिश भी की। इतना टाइम हो गया हमारी शादी को, लेकिन आज तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पर जब पूजा से सहा नहीं गया, तब जाकर उसने बोला,
अरे आप दोनों तो एक औरत हो, और औरत होकर भी आप उसका दुख नहीं समझ रहे। अब भी उसी की गलतियां निकाल रहे हो। पर भैया, बस चारू, अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, बस मैं बोलूंगा। अगर आप लोगों ने मेरी किसी और लड़की से शादी करवा दी तो वो भी आप लोगों की वजह से ये घर छोड़कर चली जाएगी। अरे यही सब अगर हमारी चारू के साथ होगा तभी जाकर आपको अपनी बहू पर तरस आएगा, और तब आप सोचोगे कि आपने उसके साथ कितना गलत बर्ताव किया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अब भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा, और मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। विकास अपनी पूरी भड़ास निकालकर वहां से चला जाता है। फिर उसी शाम जब विकास अपने कमरे से बाहर निकलता है तब सामने पूजा को देखकर वो हैरान रह जाता है। पूजा, तुम यहाँ पर? तुमने मुझे माफ कर दिया? तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती ना? हाँ विकास, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और मुझे यहाँ पर माची और चारू लेकर आए हैं। हाँ बेटा, तुम दोनों सही कह रहे थे, हम दोनों से गलती हुई है, और गलती होने के बाद भी हम दोनों ने अपनी गलती कभी नहीं मानी। तुझे अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमता देखकर हम दोनों को तो यही लगने लगा था कि तू तो हमें भूल ही जाएगा, लेकिन ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया बेटा। अरे ये सब तो अनजाने में हो गया। और बहू, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भाभी, हम दोनों को माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया है। आप तो शुरू से ही हमारे साथ कितनी अच्छी थी, हमें तो आपसे अच्छी लड़की अपने भाई के लिए कभी नहीं मिल सकती। अरे आप लोग ऐसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपका डर और चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर किसी का भाई या बेटा उनसे दूर करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपने पति की जिंदगी में थोड़ी जगह चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं। हाँ बहू, वैसे तो तेरा गृह प्रवेश पहले ही हो गया है, लेकिन आज असली मायने में तो यहाँ पर आई है। हमें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, और अब तो चारू की बहन मेरी बेटी और विकास की पत्नी के रूप में इस घर में आई है। और अब तक जैसा होते आया है, आगे से वैसा कभी नहीं होगा। हम कभी भी कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे। और इस तरह अंत में शोभा और चारू को अपनी गलती समझ आती है, और फिर उस दिन के बाद से वो चारों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। बानी और गर्भ दोनों अलग हो जाते हैं। अरे अनुष्का बहू, ये रोटियां अभी तक यहाँ पर क्यों पड़ी है? तूने एक्स्ट्रा की रोटी बनाई क्या? नहीं माँ जी, ये रोटियां एक्स्ट्रा की नहीं है, बल्कि देवर जी के हिस्से की रोटियां हैं। आजकल वो अपने कमरे में ही रह रहे हैं। सुबह का नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने, और अभी खाना भी नहीं खाया। हे भगवान, ये तो क्या बोल रही है बहू? मिथिला बहुत घबरा जाती है, और वो खाना लेकर गर्भ के कमरे में चली जाती है। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्या बात है? बस यूं ही माँ, वो मैं सुबह वॉक करने गया था, तभी मैंने बाहर ही खा लिया था, इसीलिए मुझे भूख नहीं है। नहीं गर्भ बेटा, मेरा मन बोल रहा है कि कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहा है। ओफो माँ, आप भी ना खामखा चिंता करती रहती हो। मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगा ना, आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। पक्का ना बेटा? हाँ माँ, पक्का। इतना कहकर मिथिला वहां से चली जाती है, और एक दूसरे से दूर रहकर बानी और गर्भ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या सच में गर्भ सच कह रहा था? जितना मैं उसे जानती और समझती हूँ, वो वैसा लड़का बिल्कुल नहीं है। दिमाग कह रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन दिल तो ये कह रहा है कि उसकी बातें सच है। क्या करूं? बानी खुद को रोक नहीं पाती, और उसका गर्भ के प्रति प्यार उसे उस तक खींच ही लेता है। बानी, मैं जानता था बानी कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मेरा प्यार तुम्हें मुझ तक लेकर ही आएगा। सॉरी बानी, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। नहीं गर्भ, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए।
मैंने तुम पर इतना बड़ा आरोप लगाया, ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं ही गलत थी। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आई लव यू गर्व। आई लव यू टू बानी। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में गर्व एक सीए की इंटर्नशिप में लग जाता है, जिससे वो पैसे भी कमाने लगता है। फिर एक दिन, पंडित जी, जल्दी से देखिए और बताइए कि हमारे गर्व और बानी की शादी के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? हाँ पंडित जी। हे भगवान, ये तो गजब हो गया। क्या हुआ पंडित जी? गर्व और बानी की कुंडली को देखकर जो मुहूर्त आ रहा है वो केवल आने वाले 2 हफ्ते तक का है, और अगर इन 2 हफ्तों में उनकी शादी नहीं कराई तो आने वाले 3 सालों में बानी और गर्व के जीवन में साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। फिर सीधे 3 सालों के बाद का ही मुहूर्त है। क्या? तो इसका मतलब हमें हमारी बच्चों की शादी आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ही करनी होगी? हाँ मिथिला जी। हे भगवान, अब क्या करे वसुधा जी? हमें दोनों बच्चों की शादी करानी ही होगी, वरना बेवजह उन दोनों का भविष्य खतरे में चला जाएगा। लेकिन गर्व तो अभी पढ़ रहा है और इंटर्नशिप से थोड़े बहुत ही पैसे कमा लेता है। फिर ऐसे में कोई बात नहीं मिथिला जी। गर्व ने मुझे और इंद्रेश जी को वादा किया है कि वो सीए तो बनकर ही दिखाएगा, और उसकी बातों पर हमें पूरा विश्वास है। और सबसे जरूरी बात, हमारी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ वसुधा जी, वो तो है। इस तरह से मुहूर्त के कारण बानी और गर्व की शादी जल्दी में हो जाती है, और इस दौरान अनुष्का कुछ भी नहीं कर पाती। एक पल में ही ये सब क्या हो गया। दोनों एक हुए तो हुए, लेकिन इस कदर। आखिरकार ये मेरी देवरानी बन ही गई। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मैं चुपचाप नहीं बैठने वाली। इसे तो मैं अब भी घर के बाहर निकाल कर ही रहूंगी। अब अनुष्का अपनी देवरानी के साथ ठीक से पेश नहीं आती। अरे ओ देवरानी साहिबा, आज तुम्हारी छुट्टी है, इसीलिए तुम ही सारा काम करोगी। आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अनुष्का बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? हफ्ते भर तो ये बेचारी जॉब पर ही काम करती है, एक दिन ही छुट्टी का मिलता है, और उस दिन भी तू इससे काम करवाना चाहती है। रोज तो ये तेरा आधा काम तो करके ही जाती है ना, फिर ऑफिस जाकर बाहर का भी काम संभालती है। रहने दीजिए माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारा काम कर लूंगी भाभी, अब बेफिक्र रहिए। चलो अच्छी बात है। इतना कहकर अनुष्का अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अरे बानी बहू, तू अपनी जेठानी के दबाव में मत आ। यह अनुष्का पहले से ही ऐसी है। लेकिन माँ जी, अगर वो पहले से ही वैसी है तो मैं भी उनकी तरह नहीं बनने वाली। अब जाने दीजिए, उनके कर्म उनके पास, और ये काम थोड़ी ना बाहर वालों के लिए है। ये काम तो मुझे अपने घर वालों के लिए करना है, तो क्या फर्क पड़ता है। सच में बहू, अनुष्का के आने से तो मेरे भाग ही फूटे थे, लेकिन तेरे आने से मेरे भाग ही खुल गए हैं। तुझ जैसी बहू भगवान जी हर सास को दे। शुक्रिया माँ जी। फिर वाणी सारा काम करने लगती है। फिर रात में जब गर्व पानी पीने के लिए उठता है, तभी वो रजत और अनुष्का के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। अरे क्या घूमने चलो की रट लगा के रखी है तुमने। मेरा तुम्हारे साथ कहीं भी जाने का मन बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मुझे बख्श दो, और बार बार ये एक ही राग आलापना बंद करो। सच में तुम बहुत बदल चुके हो रजत। एक तुम्हारा छोटा भाई है और एक तुम हो। अरे देवर जी को देखो जरा, बानी और उनकी शादी हाल ही में हुई है, और उन दोनों में कितना प्यार है। वो दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है। हाँ नहीं है, तुम्हारे साथ रहता हूँ उसी का शुक्र मना। और अब आज के बाद इस विषय पर मुझे कोई चिक चिक नहीं चाहिए, समझ गई ना। अनुष्का और रजत के झगड़े देखकर गर्व बहुत चिंता में पड़ जाता है, और फिर वो अगले दिन ये सारी बातें बानी को बताता है। क्या? हाँ बानी,
भैया और भाभी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मुझे तो उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है। हाँ गर्व, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। मैं एक काम करता हूँ, मैं भैया से बात करता हूँ। नहीं गर्व, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बात उन दोनों के बीच में है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा हो और बस कल रात को ही झगड़ा हुआ हो। और झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता। हाँ बानी, लेकिन कल के उनके झगड़े को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई मामूली झगड़ा है। खैर, तुम सही हो, हमें दो लोगों के बीच में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। और मैं तो भैया से छोटा हूँ, तो मेरा उनसे इस बारे में बात करना भी सही नहीं होगा। अब बानी के आने से घर में अनुष्का को कोई पूछता भी नहीं, और इस हालत में वो अब हर समय गुस्से में ही रहने लगती है। अरे भाभी, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। रजत भैया ने तारीफ की या नहीं? चुप रहो बानी, मेरा मूड आज बात करने का बिल्कुल भी नहीं है। जाओ, जाकर अपना काम करो। लेकिन भाभी, अनुष्का वहां से चली जाती है। पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। पिछले 2 दिनों से ये कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ करने लगी है। भगवान करे कि भैया और भाभी के बीच में सब कुछ ठीक हो। फिर एक दिन, अरे वाह बानी, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत ही मजेदार होता है और तुम घर और बाहर दोनों जगह को बखूबी निभाती हो। और ये बात तो एकदम कमाल की है। धन्यवाद माँ जी, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बुज़दिल होने की भी हद होती है माँ जी, और आप तो वो भी पार कर रही हो। इतने सालों तक मैंने आप सबको इतने पकवान बना बना कर खिलाए हैं, लेकिन तब आप सबके मुंह से मेरे लिए तारीफ कभी नहीं निकली। और अब बानी के लिए बराबर तारीफ निकल रही है। और इन सब से यही समझ आता है कि आप लोग कितने एहसान फरामोश हो, और खास करके आप माँ जी। अपनी जबान संभाल कर बात कर अनुष्का। अरे शुरुआत से लेकर आज तक तेरे मुंह पर बस 12 ही बजे हुए होते हैं। तूने कभी कोई अच्छा काम किया है क्या? कभी किसी की इज्जत की है? कभी किसी के साथ खुशी से पेश आई है क्या? नहीं ना, तो क्यों करेंगे हम तुझ जैसी नालायक औरत की तारीफ? अरे माँ जी, जाने दीजिए ना, शाम के समय मत झगड़िए। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है बानी। ये जो अच्छाई की मूरत बन के फिरती हो ना तुम, ये नाटक करना बंद कर दो। ए अनुष्का, खबरदार जो मेरी बहू को कुछ भी बोला तो। हे भगवान, माँ जी आप तो चुप हो जाइए। और भाभी प्लीज घर में शांति रखिए। पापा जी के आने का समय हो गया है, और उन्होंने आप दोनों को ऐसे देख लिया तो वो गुस्सा करेंगे। अब अनुष्का गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। शादी हो गई तो क्या हुआ, मैं फिर भी अपनी चाल चलूंगी। अगले हफ्ते गर्व की सीए की एग्जाम है, लेकिन मेरे होते हुए वो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। फिर जब गर्व की एग्जाम होती है, उस दिन अनुष्का सबके उठने से पहले ही गर्व की गाड़ी के पेट्रोल की टंकी में होल कर देती है। अब आएगा मजा। एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले ही गर्व की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और फिर वो एग्जाम दे ही नहीं पाएगा। और उसके बाद टूटेगी उसकी और बानी की शादी। फिर गर्व उसी गाड़ी में सवार होकर एग्जाम देने के लिए निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते तक पहुंचने पर उसकी गाड़ी रुक जाती है। ओ गॉड, ये क्या हुआ? सारा पेट्रोल खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, ऑनलाइन मैप पे देखता हूँ कि आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या। लेकिन जब वो अपना फोन देखता है, तब नेटवर्क जा चुका होता है, और वो अब एग्जाम के लिए दौड़कर जाने लगता है। नहीं गर्व, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। तुझे सीए तो बनकर ही रहना है। इतनी दूर तक आया है तू, खाली हाथ जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जीत हासिल करने के लिए। गर्व हिम्मत नहीं हारता, और वो दौड़ते हुए एग्जाम हॉल तक पहुंच जाता है, और आखिरकार वो एग्जाम दे ही देता है। फिर रात में जब ये बात अनुष्का को पता चलती है, तभी अरे नहीं,
मेरी तो ये चाल भी नाकामयाब हो गई। अगर ये सच में से ये बन गया तो नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब अनुष्का बहुत परेशान हो जाती है। ये सब क्या है अनुष्का? अरे तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे रूम में आने से पहले पूरा रूम ठंडा चाहिए, तो एसी ऑन करना कैसे भूल गई तुम? और आज भी तुमने मेरी अलमारी की सफाई नहीं की है। अरे करती क्या हो तुम दिन भर? बस आराम फरमाना आता है तुम्हें। माफ करना रजत, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए आज मैंने ये काम नहीं किए। अरे बंद करो अपना ये नाटक, बस बहाने देना आता है तुम्हें, कामचोर कहीं की। अनुष्का और रजत के बीच बढ़ते तनाव को देखकर बानी और गर्व की चिंता भी बढ़ जाती है। वही कुछ दिनों के बाद गर्व का रिजल्ट आ जाता है और वो सीए बन ही जाता है, जिससे घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और उसी दिन अनुष्का और रजत की शादी की सालगिरह भी होती है, लेकिन वो बेचारी उदास बैठी होती है। आज मेरी शादी की सालगिरह है, लेकिन मैं रजत से क्या ही उम्मीद रखूं? जो आदमी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, वो मुझे सालगिरह की बधाई क्या ही देगा? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। उतने में वहां पर रजत आता है और वो उसे एक गिफ्ट देता है। शादी की सालगिरह मुबारक हो मेरी जान, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। रजत तुम, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं अनुष्का, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। और मुझे माफ कर दो अनुष्का, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मुझे बानी और गर्भ ने समझाया कि मैं कितना गलत हूं और मुझे तुम्हें प्यार और समय देना चाहिए। बाकी चीजों का गुस्सा में तुम पे ना उतार कर तुम्हारे साथ अपना सुख दुख बांटना चाहिए। क्या? सच में? शुक्रिया रजत, तुम्हें भी ये सालगिरह बहुत मुबारक हो। अब अनुष्का को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। फिर वो बानी और गर्व के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताती है। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैंने बहुत बुरा किया है। लेकिन आज जब रजत ने मुझे ये बताया कि तुम दोनों के कारण ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, तब मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जिन लोगों को मैं अलग करना चाहती थी, आज उन्हीं के कारण मैं और मेरे पति फिर से एक हो पाए हैं। मैं आप दोनों से तहे दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज भाभी, आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए। आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हमें खुशी तो इस बात की है कि आपको आखिर में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हाँ भाभी, आपकी आंखों से और बातों से ये साफ झलक रहा है कि आपको वाकई में आपकी गलती का एहसास हो गया है। अब बताइए, अब तो आप अपनी देवरानी को अपनाओगी ना? हाँ बानी, बिल्कुल अपनाऊंगी। तो दीजिए मुझे एक जोर की झप्पी। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और सभी साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं।